आइए सुनते हैं आज की कहानी बीते हुए पल। सभी लोग स्कूल में दादा दादी दिवस की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं प्रधानाचार्य के कक्ष में उस कुर्सी पर बैठी थी जिसकी वजह से आज मेरी जिंदगी में खुशी व संतुष्टि थी। मैं बीते हुए पलों को याद कर ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई। चपरासी ने अंदर झांका और कहा, मैडम, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, उनको अंदर आने को कहो। और ऐसा कहकर मैं मेज पर बिखरी हुई उन फाइलों को हटाने लगी जिनमें मैंने अभी अभी अपने हस्ताक्षर किए थे। एक लंबा झुका हुआ व शर्मीला सा दिखने वाला आदमी परेशान सा भाव लिए अंदर आया। समय ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वो मेरे सामने खड़ा हुआ और बोला, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं रमेश का दादा हूँ और ये मेरी बेटी है। जैसे ही मेरी नजरें उनसे मिली, मेरी कपकपी छूट गई और मैं काफी साल पहले की एक शाम में खो गई। एक शाम जो मेरे मन को कष्ट देती थी, ऐसा जख्म जो आज तक नहीं भरा था। मैं 39 साल की कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। मुझे अपनी 7, 10 और 18 उम्र की 3 बेटियों को बड़ा करना था। मेरे पति मेरी ताकत थे और उनके बिना जीवन बहुत ही कठिन लगता था। शुरुआत के दिनों में जब मैंने लगभग हार मान ली थी, तब मैंने अपने बच्चों के लिए अपने आप को हिम्मत बताई। मैंने एक स्कूल शुरू करने का फैसला किया क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था। मैं अपने पति की पूरी नौकरी के समय एक आर्मी स्कूल में टीचर रही। मैंने अंग्रेजी बोलने की कक्षाएं भी लेनी शुरू की जो बहुत ही चर्चित हुई। अल्फ्रेड टेंशन की होम दे ब्रॉट वॉरियर डेड, वो कविता थी जिसे मैं अपने छात्रों को सबसे पहले सुनाती थी। वो कविता मेरे दिल के काफी करीब थी क्योंकि मेरे पति जो एक कर्नल थे की देह को मुंबई से उनके घर केरल लाया गया था। अपने बल पर खड़ी होने वाली स्मार्ट युवा विधवा होने के कारण मुझे कठु परीक्षा का सामना भी करना पड़ा। मुंह चिढ़ाना, अपमान करना और अनजान फोन का आना रोज का ही हिस्सा बन चुका था। मैंने हिम्मत जुटाई पर तनाव मुझे खाई जा रहा था। मैं बाथरूम में छिपकर रोया करती थी, परंतु मैंने कभी भी अपने दुख का पता अपने बच्चों को नहीं चलने दिया। एक बार ऐसी ही एक अनजान कॉल आई जिसमें एक सख्त सी आवाज वाले व्यक्ति ने मुझ पर बदनामी वाले जीवन का आरोप लगाया। तुम एक युवा केंद्र चलाती हो ना, और मैंने सुना है कि तुम गलत काम भी करती हो, क्या ये सत्य है? मैं माफी चाहती हूँ। जानती हो ना, जैसे ड्रग्स, वेश्यावृत्ति और ऐसे ही युवाओं को लुभाने वाले काम। अनजान कॉलर ने आगे कहा। ये उस अनजान फोन करने वाले की सभी कॉल्स का सारांश था। आखिरकार मैं उसकी आवाज को सुनते ही फोन को पटकना शुरू कर देती थी, परंतु वो अभद्र कॉल्स जारी रहे। मैं टूटने के कगार पर थी। फिर मैंने अपने सास ससुर की मदद दी। मेरे ससुर ने मेरी पूरी व्यथा सुनी और एक बहुत बढ़िया उपाय सुझाया। और फिर जब उस कॉलर ने दोबारा फोन किया, तब मैंने कहा, देखो मिस्टर, तुम इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं लगते हो। मैं प्रभावित हूं तुमसे, हमें मिलना चाहिए। अच्छा विचार है, मैं भी तुमसे मिलना पसंद करूंगा। उसका उतावलापन स्पष्ट था। लेकिन तुमसे मिलने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि तुम करते क्या हो, मैंने जोर देकर पूछा। उसने मुझे अपना नाम बताया और जोड़ा, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। मैं तुम्हारे और तुम्हारी गतिविधियों के बारे में अपने अखबार में लिखने की सोच रहा था। कृपा करके नहीं, मैं एक बेचारी विधवा हूँ जिसे अपनी 3 बेटियों को पालना है। मैंने गुहार लगाई। चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो, इसलिए अब सब ठीक हो जाएगा। बताओ हमें कहाँ और कब मिलना है? कल शनिवार को तुम्हारे लिए ठीक है? शाम को 7 बजे मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। हम होटल में क्यों नहीं मिलते? वहां ज्यादा एकांतता होगी, उसने कहा। और उसने जिस तरह से ये बात कही, मेरी रूह कांप गई। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मेरी जगह भी अच्छी है और यहाँ जरूरत का सब सामान भी है, मैंने कहा। अगले दिन शाम को 7 बजे मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक फटीचर से दिखने वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने, जिसके बाल काफी कम हो चुके थे, होठों व दांतों पर पान का दाग लगा था और कंधे पर गंदा सा बैग लटका था, घंटी बजाई। मैंने दरवाजा खोला और उसका अंदर स्वागत किया। वो निडर होकर अंदर घुसा, चारों तरफ प्रशंसा के भाव से देखा और बोला, काफी आकर्षक जगह है, तुम्हारी खुद की है? हाँ, मैंने जवाब दिया। मेरे पेशे को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है। जल्दी हम दोनों मामूली बातों पर चर्चा कर रहे थे। मैं अपना जितना सौंदर्य दिखा सकती थी दिखा रही थी और वो इस पर फिदा भी हो चुका था। जब तक मेरी बड़ी बेटी चाय और बिस्कुट लाई, तब तक
मेरा अनजान मेहमान आराम में आ चुका था। क्या ये तुम्हारी बेटी है? बहुत सुंदर है, उसने कामुकता से पूछा। मैंने उकसाने वाली हंसी हंसी। भाग्य से भगवान ने मुझे 3 बेटियां दी हैं, जो कि इस धंधे के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। चिंता मत करो, अब से मैं आपका संरक्षक हूँ। मैं आपका नियमित ग्राहक रहूंगा। आप कितने अच्छे हैं। कितने दुख की बात है कि आप इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। आपके पति कप्तान थे ना? नहीं, वे कर्नल थे। ये मेरी किस्मत है। हमारे समाज में जीने का और कौन सा तरीका है? शायद मैंने अपना नाटकीय व्यवहार आवश्यकता से अधिक कर दिया था, क्योंकि वो जोर से बोला, रोना बंद करो। तुम जैसी सुंदर औरत को तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। धन्यवाद। फिर वो थोड़ा अधीर होने लगा। क्या हम तुम्हारे कमरे में चले? उसने पूछा। थोड़ा रुककर, अगर तुम बुरा न मानो तो, मैंने कहा। परंतु वो उस भाव के साथ खड़ा हो गया जिससे साफ पता चल रहा था, अब देरी करना बंद करो। जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ उसे पूरा करते हैं। मैं समझ गई थी कि अब मेरा समय, या मैं उसका समय कहूँ, खत्म हो चुका था। ठीक है जनाब, मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी खातिर करूं उससे पहले एक छोटा सा काम बाकी है। मैं तुम्हें अपने कुछ नियमित ग्राहकों से मिलवाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे मिलना अच्छा लगेगा, खास तौर पर इसलिए क्योंकि तुम एक पत्रकार हो। तुम क्या कह रही हो? उसने चौंकते हुए कहा। मैं अगले कमरे में गई और चिल्लाई, श्रीमान कृपया बाहर आइए। एक सफेद बालों व शांत सा दिखने वाला आदमी बाहर आया। साथ में उसकी 60 वर्षीय बीवी भी थी। श्रीमान अबसा, कृपया श्रीमान बा से मिले। एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के जज और ये उनकी पत्नी श्री बा, ये श्री अबसा है, एक स्वतंत्र पत्रकार। फिर मैं वापस उस कमरे में गई और उस प्रक्रिया को दोहराया। कुछ ही देर में मेरा उत्पीड़क पसीने पसीने होने लगा। उस कमरे में मेरे कई दोस्त खड़े हुए थे। एक जज था, एक डॉक्टर, एक लेक्चरर, एक फार्मासिस्ट और उनकी पत्नियां, और अंत में मेरे सास ससुर आए। वो घिनौना बदमाश रोने की कगार पर आ चुका था, पर मैंने अपना चूहा बिल्ली का खेल जारी रखा। मैंने कहा, तुमने कहा था कि तुम मेरे जघन्य कामों के बारे में लिखना चाहते थे। क्या अब अपना साक्षात्कार शुरू करें? वो जैसे ही कसमसाया, मैंने उसे और परेशान किया। तुम कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र हो, पर अगर उसमें जरा सा भी झूठ हुआ तो मैं तुम पर मुकदमा दायर कर दूंगी। और जज ने अपनी बात रखी और मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। बेहतर होगा हम सीधे पुलिस को ही बुला लें। वे खड़े हो गए। वो पत्रकार मेरे पैरों पर गिर पड़ा, रोने लगा। बहन कृपया इस मामले को अदालत में ले जाओ, पुलिस को भी मत बुलाओ, मुझे अपने भाई जैसा समझो। मेरे ससुर ने थूकते हुए कहा, भाई खबरदार, जो तूने अपने गंदे हाथों से मेरी बेटी के पैर छूकर उन्हें गंदा किया, क्या तेरे घर में माँ या बहन या बीवी नहीं है? अगली बार किसी असहाय महिला को ब्लैकमेल करने से पहले इस वाक्य को याद कर लेना। भाग जा यहाँ से। वो कमीना आदमी तुरंत भाग गया और आज इतने सालों बाद वो मेरे सामने खड़ा था। एक दादा जो अपने पोते के स्कूल के वार्षिक उत्सव में भाग लेने आया था। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए डर और चिंता दिखाई दी, मगर मैंने उस पर से नजर हटाकर उन माँ बेटे की जोड़ी को देखा जो उसके साथ आए थे। और रमेश, तो तुम अपने साथ अपने दादाजी को लाए हो अपने स्कूल और टीचर से मिलवाने के लिए, मैंने कहा। उसकी माँ हंसते हुए बोली, ओह, इसने पापा को जब तक आने के लिए मना नहीं लिया तब तक शांति से नहीं बैठा। इतना सुनते ही वो बच्चा दौड़कर मेरे पास आया और गले लग गया। दादाजी, ये मेरी सबसे पसंदीदा टीचर है और मैं इन्हें इतना प्यार करता हूँ। उसने अपना हाथ फैलाकर दिखाते हुए कहा। मैंने भी कहा, और मैं भी तुमको बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चे। मुझे बताओ, ये कैसे दादा हैं? क्या तुम्हें ये कहानियां सुनाते हैं, हाथियों की और भगवानों की तथा दुष्ट आदमियों की जो परेशान औरतों को छेड़ते हैं, चमत्कार की? इस पर उस माँ ने बोला, पापा तो रमेश पर जान छिड़कते हैं। मैंने बच्चे को अपनी गोद में बैठाया। तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाले दादाजी मिले। अब क्योंकि ये बूढ़े हो चुके हैं, तुम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। मेरी 3 बेटियां हैं और जब वे छोटी थी तब भगवान ने उनके पापा को उनसे छीन लिया था, इसलिए मुझे उन्हें बड़ा करने में बहुत परेशानियां आई। और तुम्हारे दादाजी जैसे ही लोग थे जिन्होंने मुझे जीवन का सामना करने की हिम्मत तथा धैर्य दिया। मैं उस वृद्ध आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराई जिसका सिर झुका हुआ था और गाल पर से आंसू बह रहे थे। तब मैंने उनसे कहा, चिंता न करें, आपका पोता हमारे पास सुरक्षित है।